नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमास्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आने वाला है साल 2025, तुला राशिफल 2025 का वीडियो आज हम लोग लेकर के आए हैं। कैसा होगा 2025, यह आप सभी लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे तुला राशिफल 2025 की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो जातक मेरी वीडियो में नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है चंद्र गोचर 2024। तो यह आज की स्थिति है। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब ग्रह गोचरी स्थिति यह है, परंतु हम लोग 2024 की बात ना करके बात करेंगे चंद्र गोचर 2025 की। यहाँ देखिए, मैंने एक ब्रह्मांड का चार्ट बना रखा है। इसमें मैंने 4 ग्रह लिख रखे हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 4 ग्रह ही क्यों लिखे हैं, वैसे तो 9 ग्रह होते हैं। इसका भी उत्तर मैं आपको देता हूँ। देखिए, 5 ग्रह जो मैंने नहीं लिखे हैं उनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र हैं। यह 5 ग्रह 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन में अपना गोचर परिवर्तन कर देते हैं, मतलब राशि परिवर्तन कर देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री चलने में वह 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन का समय लेते हैं। चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। मंगल 45 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। तो इन सभी ग्रहों का जो फल है वह बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए मैंने इन ग्रहों को यहाँ पर नहीं लिखा है। अच्छा, राहु, केतु, गुरु और शनि, इनको लिखने का कारण यह है क्योंकि यह बहुत ही लंबा समय लेते हैं 30 डिग्री को पार करने में। अगर हम शनि की बात करें तो शनि 2.5 वर्ष का समय लेते हैं एक राशि को पार करने में, मतलब 30 डिग्री चलने में वह 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। राहु और केतु की बात करें तो 18 महीने का समय लेते हैं। तो जब ये समय ज़्यादा लेंगे तो इनके फलों का आभास हमें ज़्यादा प्राप्त होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके जो फल हैं, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो हमें ज़्यादा पता चलेंगे। इसलिए हमने 2025 में राहु, केतु, शनि और गुरु को ही यहाँ पर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं राशि परिवर्तन की। तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो यह जो दिनांक है यह हम सभी लोगों के लिए, मतलब 12 राशियों के लिए या 12 राशियों के जातकों के लिए विशेष हो जाती है। गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु, केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं मार्च और मई का महीना जो है वह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मई के महीने में गुरु और राहु, केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ देखिए, मैंने दृष्टियाँ लिख रखी हैं कि ये जो गोचरी अवस्था है, देखिए चंद्र गोचर 2024 इसलिए लिख रखा है कि शनि देखिए 5म भाव में है, राहु 6ठ भाव में है, केतु द्वादश भाव में है और गुरु 8म भाव में है। ये स्थिति जब बदल जाएगी तो राहु 5म में आ जाएंगे, शनि 6ठ में आ जाएंगे, केतु जो है वह एकादश में आ जाएंगे और गुरु जो है वह 9वें भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ से कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे हमें इस पर ध्यान देना है। तो शनि की दृष्टि 8म भाव पे, द्वादश भाव पे और 3य भाव पर रहेगी। गुरु की दृष्टि लग्न पर, 3य पर और 5म भाव पर रहेगी। राहु की दृष्टि 9वें भाव, एकादश भाव और लग्न पर रहेगी। केतु की दृष्टि 3य भाव, 5म भाव और 7म भाव पर रहेगी। अब यहाँ देखिए, एक चीज मैंने लिखी है कि शनि, गुरु, केतु की दृष्टि 3rd हाउस पर है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये विशेषता मैंने क्यों लिख रखा है। अच्छा, 3rd हाउस किस चीज का होता है, सर्वप्रथम तो यह समझ लीजिए। 3rd हाउस से हम आपका साहस देखेंगे, बल देखेंगे, पराक्रम देखेंगे, संवाद शैली, मतलब आपके बातचीत करने का तरीका, छोटे भाई बहन जातक के काम करने का तरीका, मतलब आप किस प्रकार से काम करते हैं, क्या शैली है आपकी, यात्रा और मानसिक बुद्धिमत्ता। देखिए, बुद्धिमत्ता मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पर मानसिक लिखना भूल गए, तो मानसिक यात्रा एवं मानसिक बुद्धिमत्ता यह हम लोग देखते हैं।
इस पर अभी हम आएंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये लास्ट की बात है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि राहु, शनि, केतु और गुरु यह हमें 2025 में क्या देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम यहां बात कर लेते हैं राहु से। देखिए राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 गुरु के ऊपर पड़ रही है। राहु पंचम भाव में बैठ करके नवम भाव में गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव में बैठ करके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राहु की गुरु पे और गुरु की राहु पर पूर्णतः दृष्टि है। तो यहां पर दृष्टि युति योग बन जाता है। अब दृष्टि युति योग बन जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि राहु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। तो अगर एक साथ बैठे हैं तो ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग का दृष्टि युति के कारण निर्माण हो जाता है। तो 2025 में आप देखेंगे कि राहु केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो 18 मई 2025 को जैसे ही राशि परिवर्तन होगा तो गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ जाएगी। तो यह 18 मई 2025 बहुत ही विशेष हो जाता है। अब जब इनकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो क्या होगा, सोचने वाली बात यह है। देखिए ये त्रिकोण भाव है, ये भी त्रिकोण भाव है। दोनों त्रिकोण भाव में राहु और केतु बैठे हैं। दोनों त्रिकोण भाव से राहु केतु की दृष्टि युति अगर बनती है तो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए गुरु 1 2 3 4 5 लग्न को देख रहे हैं। राहु देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु और गुरु दोनों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि तुला राशि वालों के लिए विशेषतया मैं यह कहता हूं कि अपने ज्ञान के साथ में नई टेक्नोलॉजी को जोड़िए। अपने ज्ञान के साथ में नई टेक्नोलॉजी को जोड़िए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और बुद्धि का घर भी है, ये धर्म का घर है। अच्छा एक चीज और भी है, पंचम से पंचम, प्रथम संतान अगर हम यहां से देखते हैं तो द्वितीय संतान हम यहां पर देखते हैं। तो मैंने लिख रखा है सेकंड संतान की प्राप्ति के लिए नई टेक्नोलॉजी की सहायता लें। तुला राशि के जिन जातकों को अभी तक, महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं, द्वितीय संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह राहु और गुरु की जो दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग बन रहा है उसका निवारण कराएं किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास जा करके, और निवारण कराने के बाद नई टेक्नोलॉजी की सहायता लें। नई टेक्नोलॉजी की सहायता का मतलब ये होता है कि जब आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई जांचें होती हैं। उन जांचों में पता चलता है कि आपको क्या दिक्कत है, इसका इस्तेमाल करिए। दूसरा, आपने सुना होगा आजकल एक नई चीज़ चलती है जिसको हम लोग IVF कहते हैं। मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि अगर उन लोगों ने अपनी कुंडली पे ध्यान नहीं दिया है जातकों ने और IVF कराते हैं तो IVF फेल हो जाता है, जबकि IVF जल्दी फेल नहीं होता है। परंतु अगर आप सही समय पर IVF कराते हैं, जैसे ये समय है 18 मई 2025, इसके बाद अगर आप IVF कराते हैं तो 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु उससे पहले आपको राहु और गुरु का निवारण करा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शनिवत राहु बोला गया है, इसको समझिएगा। शनिवत राहु बोला गया है और कुंजवत केतु, मतलब शनि के समान राहु का फल और केतु के मंगल के समान केतु का फल होता है। तो राहु की दृष्टि अगर आपके लग्न पर पड़ रही है तो लग्न का मतलब हो गया स्वयं आपका शरीर, स्वयं आप। तो शनिवत राहु है तो जाहिर सी बात है भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे। भ्रमित नहीं होना है। एक तो पंचम भाव में राहु बैठे हैं तो यहां पर भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, और यहां से शरीर को देख रहे हैं तो वहां पर भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। तो भ्रमित नहीं होना है। उन दंपतियों को जिनका तुला राशि फल है, मेल या फीमेल का,
सॉरी तुला राशिफल नहीं, तुला राशि है, उनको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक हिदायत मैं यहाँ पर और देना चाहूँगा, पंचम भाव जो है वह प्रेम का भी है। जो तुला राशि वाले स्टूडेंट हैं, अपना करियर बनाने जा रहे हैं या शादीशुदा भी हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे और प्रेम संबंध की स्थिति पैदा करेंगे। तो जो जातक विद्यार्थी हैं तो वो इस चीज़ से सावधान रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि विद्यार्थी जीवन में, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन में लोग प्रेम संबंध के चक्कर में या प्रेम के चक्कर में, लव के चक्कर में, अट्रैक्शन के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, फेल हो जाते हैं। या जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्रेम के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ये तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु अभी आपको फोकस करना है अपनी गोल्स पर। जो गोल्स आपने अपने जीवन में बना रखे हैं उन गोल्स पर फोकस करिएगा, तो भ्रमित नहीं होना है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, महिला पुरुष दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, अन्यथा दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, और थोड़ा सा भी अगर आप भ्रमित हो गए तो फिर आपके लिए दिक्कत है। चलिए अब बात करते हैं शनि की। अब देखिए, शनि की स्थिति 2024 में पंचम भाव में थी, अब शनि षष्ठम भाव में आ गए हैं। षष्ठम भाव में शनि का फल बहुत अच्छा माना जाता है। षष्ठम भाव में अगर शनि बैठ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपके रोग ऋण रिपु तीनों का नाश हो जाएगा। शनि की दृष्टि 1, 2, 3 विषम दृष्टि कही गई है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव से हम क्या देखेंगे? बड़ी बीमारी। अष्टम भाव से हम क्या देखेंगे? गुप्त शत्रु। अष्टम भाव से हम क्या देखेंगे? गुप्त षड्यंत्र। तो बड़ी बीमारी, गुप्त षड्यंत्र और गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विदेश के स्थान पर चला गया है। जिन लोगों का ट्रांसफर होने वाला है, हो सकता है, अगर बात चल रही है तो ट्रांसफर हो सकता है, परंतु यहाँ पे देखिए व्यय है, व्यय जो है वो कम कर देंगे। ट्रांसफ़र बहुत दूर अगर होने वाला है तो पास में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, सप्तम दृष्टि अगर शनि की यहाँ है तो अष्टम, नवम और दसम दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम पर आ गई। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शनि शनय चलने वाले ग्रह हैं, तो शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो पराक्रम करने में आपको आलस्य आ सकता है। देखिए, शनिवत राहु और शनि स्वयं, राहु आपके लग्न में देख रहे हैं और शनि आपके पराक्रम में देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि आलस्य की स्थिति आ सकती है। आप काम को टाल सकते हैं या आपके काम जो हैं वो टल सकते हैं, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। पराक्रम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, संवाद करते रहना है। देखिए, थर्ड हाउस जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि शनि गुरु केतु की दृष्टि थर्ड हाउस पर है। तो आपको क्या करना है? अपने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना है, जागृत करना है। कैसे जागृत होगा ये अभी मैं बताऊंगा। तो शनि की बात हो गई, हम बात कर लेते हैं गुरु की। देखिए, गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपकी संतान इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपका स्वयं जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा। आलस्य आ सकता है राहु की दृष्टि की वजह से, परंतु शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। और गुरु की दृष्टि सीधे आपके पराक्रम भाव पर है। आपके छोटे भाई बहन बहुत खुश रहेंगे, और मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने छोटे भाई बहन से संवाद भी कायम करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए वो अभी मैं आगे बताऊँगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रहे हैं, मतलब इष्ट देव की कृपा आपको, पंचम भाव से हम लोग इष्ट देव देखते हैं, तो इष्ट देव की कृपा आपको मिलेगी। आपकी संतान अच्छी रहेगी, इष्ट देव की कृपा आपको मिलेगी। आपकी विद्या बुद्धि जो है वो सही तरीके से काम करेगी। राहु यहाँ बैठा है, थोड़ा भ्रम पैदा करेंगे, परंतु गुरु की दृष्टि होने के कारण वह भ्रम भी दूर
हो जाएगा। अब देखिए केतु 1 2 3 4 5। सर्वप्रथम तो ये देख लीजिए केतु कहाँ बैठा है। केतु बैठा है 11वें भाव में। 11वें भाव में 5वीं राशि है। 5वीं राशि के हिसाब से केतु फल देना शुरू कर देंगे, मतलब इनका फल जो है वो सूर्य के समान आना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर लाभ ही लाभ होगा। केतु जहाँ बैठे हुए हैं वह जो स्थान है वो बड़े भाई का है, मित्रों का है और डिज़ायर का है, आपकी जो इच्छाएं हैं और इच्छाओं की पूर्ति का। इच्छा मान लीजिए यहाँ से देखी जाएगी और इच्छा पूर्ति यहाँ से। यहाँ पर जो आप इच्छाएं करेंगे वो उसकी पूर्ति यहाँ पर होगी। मतलब 2025 में जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। 1 2 3 4 5। छोटे भाई बहन, मैं फिर कह रहा हूँ, छोटे भाई बहन संवाद, बात करने का जो तरीका होता है वह, काम करने का जो तरीका होता है वह बदलना है। अपने काम करने के तरीके में नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। अपने ज्ञान में नई टेक्नोलॉजी को लाना ही पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको सीखिए। जैसे आज के समय में देखा जाए तो एआई का बड़ा लोग प्रयोग कर रहे हैं और एआई जो है वो नई टेक्नोलॉजी है। आपको भी एआई के बारे में सीखना चाहिए। तुला राशि वालों, एआई को सीखिए और अपने जीवन में, अपने काम में, अपने व्यवसाय में उसका इस्तेमाल करिए। पंचम, षष्ठम, सप्तम, सीधे राहु पे दृष्टि पड़ रही है। अष्टम और नवम सीधे केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। सप्तम भाव आपके, अगर पुरुष जातक है तो पत्नी का है। सप्तम भाव आपके पत्नी के कर्मों का है। सप्तम भाव आपके व्यवसाय का है। क्यों? क्योंकि दशम से दशम भाव है तो हम इसको कर्म स्थान भी कह सकते हैं और यहाँ से हम आपके व्यवसाय को देखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर राहु और गुरु की जो दृष्टि युति हो रही है उसके कारण जो गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो गुरु जो है वह ज्ञान है और राहु जो है वह टेक्नोलॉजी है और बदलाव है। तो अपने जीवन में नई टेक्नोलॉजी को ला करके बदलाव करिए और आप देखेंगे कि निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। रोग ऋण रिपु से आपको छुट्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जो हैं वह छठे भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँगा कि अगर शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है तो तुला राशि वाले अपने पितरों का ध्यान करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप पुरुष जातक हैं और आप घर में बड़े हैं या पितरों का जो कार्यक्रम होता है उसको आप करते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पितरों की जब तिथि होगी उस समय पिंडदान वगैरह करिए, तर्पण दीजिए उनको। और जब पितृपक्ष आ जाएगा तब पितृपक्ष में जितने भी दिन होते हैं, 16 दिन जो होते हैं, उनमें आप उनकी जब तिथि होगी उसमें तो आप पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे ही करेंगे। बाकी 1 से लेकर के 16 दिन तक, 16 जो श्राद्ध पक्ष होता है 16 दिन का, उसमें आप निरंतर तर्पण करते रहेंगे और लास्ट जब होगा विसर्जन तो सभी पितरों को पिंडदान दे करके, तर्पण दे करके विसर्जित करेंगे। तो उससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी चीज, पैतृक संपत्ति हम यहां से देखते हैं। तो पैतृक संपत्ति अगर आपकी है तो पैतृक संपत्ति को बेचने का विचार त्याग दीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पैतृक संपत्ति बेचने पे लगे रहते हैं। पैतृक संपत्ति बेचने का विचार त्याग दीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम शब्दों में मैंने बताया है, इसको मैं बहुत ज़्यादा शब्दों में भी बता सकता हूँ, परंतु वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा शब्दों में जानना हो तो थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे हाय लिख करके भेजें, मुझसे संपर्क करें और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शनि गुरु केतु की दृष्टि 3rd हाउस पर है। तो 3 ग्रहों की दृष्टि 3rd हाउस पे है। 3rd हाउस आपका क्या है? पराक्रम। 3rd हाउस क्या है? आपका बल। आप जो भी कार्य करेंगे अपने पराक्रम और बल से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने के लिए मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि 3 ग्रहों की दृष्टि है और थर्ड हाउस को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो 2025 में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? लोगों से जब आप संवाद करेंगे तो वाणी मधुर रखिए, लोगों की बातें सुनिए, समझिए, फिर उसका जवाब दीजिए। ठीक है? छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उसको जरूर करिए। यहाँ पे देखिए मैंने यात्रा लिखा हुआ है। छोटी छोटी यात्राएं अगर आप 2025 में करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। मानसिक बुद्धिमत्ता से आपको यात्राएं करनी है और मानसिक बुद्धिमत्ता से आपको संवाद करना है। अपने साहस, बल और पराक्रम का प्रयोग करते हुए बिल्कुल भी अहंकार रहित होकर के कार्य करना है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि अपने छोटे भाई बहन से संवाद करते रहिएगा, क्योंकि तृतीय भाव है। जब भी आप छोटे भाई बहन से संवाद करेंगे तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो 2025 कह रहा है कि आपको अपने छोटे भाई बहन से निरंतर संवाद करते रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए जो आप उनके लिए कर सकते हैं। अगर आप यह करते हैं तो निश्चित आपका थर्ड हाउस एक्टिव होगा और जीवन में आप सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यह पूरा वृतांत था तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को मैंने जो कुछ भी बताया है उस पर बहुत ध्यान करें, गौर करें और उसको अपने जीवन में शामिल करें। निश्चित आप लोगों की तरक्की हो जाएगी। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।